नमस्कार, मैं राघवेंद्र दुबे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारी जो 12th क्लास केमिस्ट्री है उसके सेकंड चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है। इसमें अभी तक हम लोगों ने सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियां पढ़ रहे हैं उसमें मोलरता, मोललता, प्रतिशतता को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो सांद्रता ज्ञात करने की विधियां मेथड्स होती हैं उनमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएम और मोल प्रभाज को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम सांद्रता किसे कहते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है विलयन। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन जो है विलय और विलायक से मिलकर बनता है। तो एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमें पता होती है, हमें ज्ञात होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मानक विलयन कहते हैं। और बहुत सारे विलयन जिनकी सांद्रता हमें ज्ञात नहीं होती उनकी सांद्रता ज्ञात करने की 7 विधियां होती हैं। ठीक है ना, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूं उनके बारे में, आपको याद भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो जो 7 विधियां हैं, प्रतिशतता है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, पीपीएम है और मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएम के बारे में कि पीपीएम से हम सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो पीपीएम का स्टूडेंट्स फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। आप याद रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख के भागों में जो एक अंश होगा विलय का। चलिए एक बात और आपको मैं अभी बता देता हूं, ये नोट करने से पहले ध्यान रखिएगा, पीपीएम सांद्रता का प्रयोग तब किया जाता है जब विलायक की तुलना में विलय की जो मात्रा है बहुत ज्यादा कम होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 10 लाख भाग अगर पूरा विलायक है तो उसका जो एक भाग होगा वो विलय होता है। मीन्स क्या है कि विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, तब हम पीपीएम का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि पीपीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको पूरा नोट करते चलेंगे मेरे साथ में। पीपीएम फुल फॉर्म कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स पर मिलियन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जो 1 मिलियन है उसका एक हिस्सा। पार्ट्स पर मिलियन किसी बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित, जो मैंने अभी आपको बताया, याद रखिएगा आप लोग कि किसी बिलियन के कितना 10 लाख है ना, 10⁶। किसी बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की मात्रा जो रहेगी, किसी भी जो बिलियन है उस बिलियन के जो 10 लाख भाग हैं उन 10 लाख भागों में उपस्थित जो विलय की मात्रा रहेगी उसे पीपीएम सांद्रता में व्यक्त करते हैं। क्लियर हो रहा होगा। किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की मात्रा को हम क्या करेंगे, पीपीएम सांद्रता में व्यक्त करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एक बार डबल से देखते हैं, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है उसे पीपीएम सांद्रता में व्यक्त करते हैं। पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कैसी होती है, अत्यंत कम होती है। इसको आप नोट कर लेंगे, आपको उम्मीद है इतने में ही याद हो गया होगा कि किसी भी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित जो विलय पदार्थ की मात्रा होती है वह उसे हम पीपीएम सांद्रता में व्यक्त करते हैं। अच्छा, पीपीएम सांद्रता का प्रयोग कब किया जाता है? इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब आप देख पा रहे हैं यहां से, जब विलायक की तुलना में क्या होगा, विलय की मात्रा कैसी होती है, अत्यंत कम होती है। क्लियर हो गया। हम इसका प्रयोग करेंगे जब कोई भी विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक, पीपीएम को हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला देखते हैं। तो यहां से फार्मूला भी आप देख सकते हैं कि जो विलय की कुल मात्रा है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो विलयन का कुल ग्राम में द्रव्यमान होता है। चलिए देखेंगे, तो विलय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा इसका, विलयन का ग्राम में कुल द्रव्यमान। ठीक, और इसमें चूंकि हम 10 लाख भागों की बात कर रहे हैं तो इंटू में क्या जाएगा, 10⁶। ये इसका फार्मूला होता है। जब भी हमें सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है तो पीपीएम का फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पीपीएम बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, देख पा रहे हैं आप लोग, और इसके बटे में क्या जाएगा, विलयन का कुल ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, इसको हम किससे इंटू कर देंगे, 10⁶ से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसकी, और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन है हमारे पास। देखेंगे आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि समुद्री जल में यदि 5.8 इंटू 10⁻³ 5.8 गुणा 10 की घात कितनी है, -3 ग्राम ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे ये इतनी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, प्रति 1 किलोग्राम जल में उपस्थित हो। ध्यान रखेंगे प्रति 1 किलोग्राम जल में उपस्थित हो तो ऑक्सीजन का सांद्रण हमें ज्ञात करना है, किसमें, पीपीएम में ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन अगर हमने अच्छे समझ लिया तो हम आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। यहां पे हमें एक क्वांटिटी दी है, हमें एक मात्रा दी है कि यदि मान लीजिए कोई समुद्री जल है, उस समुद्री जल के 5.8 गुना 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति 1 किलोग्राम जल। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि प्रति 1 किलोग्राम जल की बात हो रही है। जो 1 किलोग्राम जल है उसमें कितनी, इतनी ऑक्सीजन घुली हुई है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन है
तो हमें ऑक्सीजन का सांद्रण, मतलब ये जो विलेय है, हमें इसका सांद्रण ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है हमें स्टूडेंट्स? ये हमें ज्ञात करना है पीपीएम सांद्रता में। चलो आइए करते हैं हम इसको। क्या करेंगे आप लोग? फार्मूला में लिख दिया है कि पीपीएम में सांद्रता निकालना है, तो पीपीएम बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में, इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जो हमारे फार्मूले में 10 की घात हमारे पास 6। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, विलेय मतलब ऑक्सीजन जो कि जल में घुली हुई है, ठीक। तो यहां से आप देख पा रहे हैं हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? 5.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रति 1 किलोग्राम जल। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1000 ग्राम, ठीक है। देख पा रहे हैं, अगर ये किलोग्राम है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 1000 ग्राम। क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। हम इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? 10⁻, यहां से क्या लिख सकते हैं हम? तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या जाएगी? 10 क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी? 10 हमें कितनी दी है? 6 दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10⁻, या 10 की घात यहाँ पे 3 बचेगी, 10 क्यूब। जब इसको और इसको आप पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5.8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इस ऑक्सीजन का ये सांद्रण हो जाएगा 5.8 क्या बचेगा? ये पीपीएम। क्लियर हो रहा है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं पूरे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इस ऑक्सीजन का जो सांद्रण है वो 5.8 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार और अच्छे से आप इसको डबल से वीडियो देख सकते हैं पूरा, बिल्कुल इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? पीपीएम। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कंटिन्यू, ठीक है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को पढ़ते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हम देखेंगे मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या है इसको देखिए। तो आपको एक चीज अच्छे समझना है, जो हम पहले से जानते हैं कि किसी भी विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। पीपीएम को हमने पढ़ लिया कि पीपीएम का यूज हम कब करते हैं? जब किसी विलयन में विलायक बहुत ज्यादा होता है और विलेय बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं मूल प्रभाज को। तो मूल प्रभाज क्या पढ़ना है हमें? आपको ध्यान रखना कि मान लीजिए कोई विलयन है, तो मूल प्रभाज को समझने से पहले आपको समझना है कि मान लीजिए किसी विलयन में अगर कोई एक अवयव है, अगर कोई एक अवयव है मतलब या तो उसमें विलेय है या फिर क्या है? विलायक, दोनों में से किसी एक। समझ में आ रहा है? किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, या तो विलेय या फिर विलायक, दोनों नहीं, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, एवं विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। मतलब विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों से आशय क्या होगा? कि विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। इनका जो अनुपात रहेगा, आपको ध्यान रखना है, इनका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे हम मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश कहते हैं। समझ में आया? चलिए परिभाषा देखते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? किसी एक अवयव मतलब विलेय या फिर विलायक, दोनों में से एक कोई, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये इसकी मोल प्रभाज की परिभाषा होती है कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, जो हम ऊपर लेंगे या तो वो विलायक होगा या फिर विलेय होगा, ठीक है ना। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे हम कहेंगे मोल प्रभाज कहेंगे। और मोल प्रभाज को हम दर्शाते हैं एक्स से, आपको ध्यान रखना है। किसे दर्शाएंगे? एक्स से। हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, या फिर पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स भी लिखा है, इस बात को समझना, तो बी यानी होता है विलेय और एक्स यानी होता है मोल प्रभाज। इसको हम पढ़ेंगे विलेय का मोल प्रभाज। अगर एक्स ए लिखा है तो क्या हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। ये आप लोगों को यहां से अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, तो मोल प्रभाज की डेफिनेशन कंप्लीट है आप लोगों को। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे? मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम एक्स से दर्शाते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए कि यदि किसी विलयन में, ठीक है, विलयन में दोनों चीजें होती हैं, विलेय भी होता है विलायक। यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, किसकी बात कर रहे हैं? विलेय, विलेय यानी बी,
विलेय के मोलों की संख्या को हम दर्शाते हैं स्मॉल n से। तो विलेय के मोलों की संख्या को दर्शाएंगे किससे हम, NV। माना कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या हो हमारे पास, NV हो, तथा विलायक के मोलों की संख्या क्या हो, NA, यानी विलायक अगर हो तो विलेय का मोल प्रभाज हम ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा किसका ज्ञात करना है, विलेय का मोल प्रभाज। तो आप लोग अच्छे जानते हो कि विलेय को दर्शाते हैं B से और मोल प्रभाज को दर्शाते हैं किससे, X से। तो यहाँ पे अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज लिखना है तो विलेय का मोल प्रभाज का मतलब क्या होगा हमारा, XV। क्लियर, क्या हो जाएगा, XV। हमें अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना तो हम लोग फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला क्या बनेगा देखेंगे आप लोग। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, XV। अब मोल प्रभाज की परिभाषा हमने क्या पढ़ी है, मोल प्रभाज को हमने पढ़ा है किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। तो जब यहाँ पे हम विलेय की बात कर रहे हैं तो हम विलेय को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यहां से आपको ध्यान अच्छे समझना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे आप लोग, तो यहां पे हो जाएगा, देखेंगे आप लोग XV, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, XA प्लस हो जाएगा XV। समझ आ रहा है आपको अच्छे से। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो ये हमने पूरा मोल प्रभाज लिख दिया। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, देखिए आप इसको अच्छे से, कि अगर हमें मोल प्रभाज नहीं लिखना तो डायरेक्ट अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। तो हम क्या करेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, NB, मतलब ये क्या हुआ, विलेय की मोलों की संख्या। इसके बटे में हम क्या लिखेंगे यहां से, कि NA प्लस NV। अब ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, अगर हमें विलेय के मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल प्रभाज में हम क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऊपर हमने क्या लिखा, विलेय के मोलों की संख्या। तो ऊपर अकेले किसके आए, विलेय, और नीचे हमने विलेय और विलायक दोनों ले लिया। मतलब क्या हुआ, यहां से आप परिभाषा देखिए कि मूल प्रभाज वास्तविकता में है क्या। मूल प्रभाज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। यहां से हमने केवल एक अवयव लिया, हमने यहां से क्या लिया, केवल अभी तक विलेय लिया। और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या हमने यहां से क्या लिया, विलायक भी लिया और विलेय। तो इनका जो अनुपात है इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे हम बोलते हैं मोल प्रभाज। अब यहां से आपको आगे से ध्यान रखना कि n मैंने पहले आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए आप, कि n यानी होता है मोल, और मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मतलब n बराबर हो जाता है W/m। चूंकि यहाँ B लगा है तो यहाँ भी B आएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी क्या जाएगा, V। तो NV की जगह पे हम क्या लिखेंगे, WV/mb। तो इस फॉर्मूले को हम और आगे बढ़ाते हैं, तो NV की जगह हमारा क्या जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, WV/ क्या हो गया, MB। अब इस पूरे बटे की अगर बात करें तो NA है तो यहाँ पे भी A हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA/MA प्लस यहाँ पे B है तो क्या हो जाएगा, WV/MB। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, इस फार्मूले से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इससे हम निकाल सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज। क्या निकाल सकते हैं, विलेय का मोल प्रभाज। इसी तरीके से आप समझिए। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो हुआ विलेय का मोल प्रभाज। अगर अब हम बात करें किसकी, हम बात करेंगे विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, आप उसको भी समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे मोल प्रभाज को हम ऐसे जो शो करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे विलेय था लेकिन यहाँ पे क्या गया, विलायक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, XV की जगह हो जाएगा हमारा XA। और जब मोल प्रभाज की परिभाषा ये किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, चूंकि यहाँ पे A है तो हम A को कहां लिखेंगे, ऊपर। तो यहाँ पे NA की जगह क्या हो जाएगा, NA, और बटे में क्या हो जाएगा, यहां से NA प्लस हो जाएगा हमारा NV। अब N यानी मोल, मतलब द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे NA है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे WA/MA, और इसकी जगह NA की जगह फ्री लिखेंगे हम WA/MA प्लस यहाँ पे B है तो क्या हो जाएगा हमारा WV/MV। ठीक है, ये जो दो फार्मूले आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन फार्मूलों से हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे और मूल प्रभाज हम ज्ञात करेंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मान लीजिए हमें किसका, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर हो रहा है आपके लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा, पीपीएम और मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पूरे अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सवाल देखेंगे हम लोग।
ठीक है, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।